मेरी आवाज आ रही है सबको? प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी आ गए बच्चे? हम्म। पुस्तक निकाल लीजिए विज्ञान की। और आज हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा। ठीक है बच्चों, चलिए सभी ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगले क्लास में हमारी एक परीक्षा भी होगी, है ना? तो उसके लिए आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पढ़ी थी, है ना? शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पढ़ी थी, है कि नहीं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि आईसीटी की योजना, है ना? आईसीटी की योजना के बारे में पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था हमने? और एजुसेट के बारे में पढ़ा था, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था, है ना? 2004 में एजुसेट को लॉन्च किया गया था। और आईसीटी के बारे में भी बताया था, जिसे हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं, है ना बच्चों? हाँ। तो क्या हुआ? शिक्षा के स्तर में हमें काफी सुधार आया, है ना? हमने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आया, है कि नहीं? उसके बाद हमने क्या शुरू किया? हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में थोड़ी सी बातें की है ना? थोड़ी सी बातें करके फिर हमने क्या किया? क्लास खत्म कर दिया था। तो चलिए एक और बार जरा देख लेते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा था इसमें? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? वे विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई कहते हैं उन्हें, है ना? हमने पिछली बार आपको उनका चित्र भी दिखाया था। किनका चित्र? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का, जो अध्यक्ष थे किसके? किसके? हमने कहा था कि 1962 में, है ना? 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का उन्होंने एक संगठन किया। क्या? 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको हम इनकोस्पार कहते हैं। इनकोस्पार, है ना? इनकोस्पार के बारे में हमने चर्चा की थी। इनको स्पार, ये सब जो वर्ड्स है ना बच्चों, ये जरा ध्यान से आप अंडरलाइन कर दीजिए अपने पुस्तक में, ठीक है? 1962 में किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की अध्यक्षता में, जो अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, उन्होंने 1962 में किसका गठन किया? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का, जिसे हम इनकोस्पार कहते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 1969 में 1969 में किसका गठन हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं। इसरो, ISRO, ठीक है? इसका गठन कब हुआ? 1969 में। 1969 में इसका गठन हो गया, ठीक है? फिर हमने क्या कहा? एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश भारत इतने आगे पहुंचेगा। किसमें? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नहीं, बहुत सारे अन्य प्रौद्योगिकी में भी हमारा भारत आगे पहुंच चुका है। आपको पता है ना, पिछले क्लास में सब पढ़ा होगा आपने। और अब हमारे पास क्या है? देखो, अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, हाँ, जिसे हमने इनसैट कहा है ना? इनसैट, देखो, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, जिसे हम इनसैट कहते हैं। और क्या है? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, जिसे हम IRS कहते हैं। IRS, ठीक है? इंडियन सैटेलाइट, एक तो उसे हम क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, और दूसरा है IRS, ठीक है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है?
IRS। IRS का पूर्ण रूप क्या बोलेंगे बच्चे? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। ठीक है, और पहला हमने कहा इनसैट। इनसैट का पूर्ण रूप क्या बोला? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS। ठीक है, ऐसे अत्याधुनिक, ये दोनों जो है अत्याधुनिक है, अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली है, अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली है। कौन कौन से? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। ठीक है, अब देखो इनसैट का क्या काम है। हाँ, इस इनसैट का क्या काम है, इस उपग्रह का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इनसैट उपग्रह ये क्या करती है? दूर संचार। हमने कहा दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार। दूरदर्शन प्रसार माने क्या है? दूरदर्शन प्रसार जैसे कि आप टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हो, है ना, अलग अलग चैनल देखते हो, अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हो, तो इन सब के प्रसार में कौन हेल्प करता है, कौन सहायता करता है इनसैट उपग्रह। ठीक है, तो दूर संचार, जैसे कि दूर दूर लोगों से बातें करते हैं, संचार पहुंचाते हैं इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, है ना, तो दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, और क्या कहा हमने? मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। ठीक है, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान क्या है मेरे बच्चों? जिसे हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में मौसम विज्ञान। जैसे कि आज आपके क्या बोलते हैं एरिया में या आपके क्षेत्र में जो है बारिश होने की संभावना है आज बिजली के साथ बिजली कड़केगी और बारिश होने की संभावना है ना, ऐसे सब बोलते हैं ना, न्यूज में आप देखते हो कि आज बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, आज का टेम्परेचर इतना है, ये सब है ना, ये सब मौसम विज्ञान है। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ हो गए, सुनामी हो गई, है ना, ये सब, इन सब की चेतावनी कौन देता है हमें? कौन सा उपग्रह देता है? जी हाँ, इनसैट। ठीक है, तो इनसैट का क्या काम है बताओ बच्चों? इनसैट उपग्रह दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी, भूलना नहीं। ठीक है, ये सब इनसैट के क्या है? फंक्शंस है, ये इनसैट के कार्य है। इनसैट जो हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है, इनके जो है कर्म है, कार्य है। ठीक है, और IRS के क्या फंक्शन? देखो IRS हमने कहा क्या है? यह भारतीय दूर संवेदी उपग्रह का, है ना, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण। आपको पता है प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होते हैं? पता है ना, पानी, कोयला, मिट्टी, पत्थर, है ना, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है। इन सब के सर्वेक्षण करना किसका काम है? किसका काम है? IRS। IRS का क्या काम है? प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करना, इसमें प्रयोग करना, इसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। कौन कौन से हैं? एक है इनसैट और दूसरा है, इनसैट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है, और दूसरा है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जिसे हम IRS कहते हैं। IRS कहते हैं। और इनसैट के कार्य क्या क्या है? इनसैट उपग्रह दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी देने के लिए है। तथा अंडरलाइन कर लीजिए, IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चे, अब चलो, उपग्रह तो बन गए, अब इन सबको अंतरिक्ष में पहुंचाना भी तो है कि नहीं? हाँ, उपग्रह तो बन गए, अब इनको क्या करना है? अंतरिक्ष में पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए, है कि नहीं? गाड़ी चाहिए कि नहीं? हम मोटरसाइकिल में या फिर कार में या फिर जीप में या फिर रेलगाड़ी में पहुंचा सकते हैं उसको? नहीं पहुंचा सकते उपग्रहों को। तो उसके लिए क्या चाहिए? उनके लिए विशेष तौर पर बनाए गए प्रक्षेपण यान चाहिए। उनके लिए क्या चाहिए? प्रक्षेपण यान चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम उसे? लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान कहते हैं। प्रक्षेपण यान। इन प्रक्षेपण यानों की मदद से क्या करते हैं हम लोग? उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चे, प्रक्षेपण यानों की हेल्प से, इनकी सहायता से हम उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। ठीक है,
तो भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें से एक है, ध्यान से सुनिए, एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, इनमें से एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। हम क्या बात कर रहे हैं? प्रक्षेपण यानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रक्षेपण यान। ठीक है बच्चे, प्रक्षेपण यान की बात कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के प्रक्षेपण यान जो है भारत ने रूपरेखा तैयार कर रखी है ना। एक को कहते हैं हम PSLV और दूसरा है हमारा GSLV। ठीक है, 2 प्रकार के अत्याधुनिक उपग्रह यानों का रूपरेखा भारत ने तैयार किया है। कौन कौन सा है? एक PSLV है और एक GSLV। अब देखो ये PSLV क्या चीज है? PSLV जो है वो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। लिख लीजिए, ध्रुवीय, आपके किताब में है ना, तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV। ठीक, और दूसरा क्या चीज है? दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा है GSLV, है ना। GSLV को क्या कहते हैं हम लोग? GSLV जो है वो है भूस्थैतिक भूस्थैतिक उपग्रह यान। उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक, क्या कहा हमने? भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इसमें से एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और दूसरा जिसे हम PSLV कहते हैं, और दूसरा कौन सा है? भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे हम GSLV कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस PSLV का क्या काम है। PSLV जो है उसमें कौन से उपग्रह को ले जाया जाता है? जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। कौन सा? PSLV में जो है भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि उनको ले जाया जाता है। अब हमने कौन सा बोला है आपको? भारतीय संवेदी उपग्रह कौन सा है? जिसे हम IRS कहते हैं। ठीक है, IRS ऐसे उपग्रहों को कौन ले जाता है? कौन सी गाड़ी ले जाती है? कौन सी व्हीकल ले जाती है? PSLV ले जाती है। ठीक है, अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए। और देखो, भूस्थैतिक उपग्रह जो है इसमें कौन से तरह के उपग्रहों को ले जाया जाता है? इसमें इनसैट परिवार के, हमने कहा इनसैट है ना, इनसैट परिवार के उपग्रहों को ले जाया जाता है। इनसैट, ठीक, इनसैट के उपग्रहों को ले जाया जाता है। देखो, एक और बात बता देती हूँ, भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार की है। में एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे हम PSLV कहते हैं, जिसमें क्या ले जाया जाता है? जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। Composite School, please mute your mic. Composite School, please mute your mic, please. Okay. जो है इनमें से जो PSLV है वो किनको प्रक्षेपण करती है? किनका? भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रहों को, जिसको हम IRS कहते हैं। और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे हम GSLV कहते हैं,
और ये इनसैट परिवार के उपग्रहों को छोड़े जाते हैं। ठीक है, इनसैट परिवार के उपग्रहों को छोड़े जाते हैं। अब हम देखते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी की जो फोटोज है वो जरा दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक मिनट। पीएसएलवी और जीएसएलवी के चित्र आपको दिखाते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए पीएसएलवी और जीएसएलवी। पीएसएलवी को हमने कहा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, जिसमें आईआरएस उपग्रह ले जाए जाते हैं, प्रक्षेपण किया जाता है। और जीएसएलवी जिसे हम भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक, देखो ये देखो बच्चे, ये देखो पीएसएलवी है ना, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, और ये जीएसएलवी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। तो पीएसएलवी में कैसे उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है, कैसे उपग्रहों को हम लोग ले जाते हैं? पीएसएलवी में आईआरएस जिसे हम दूर संवेदी उपग्रह कहते हैं, उनका प्रक्षेपण किया जाता है। और जीएसएलवी में कौन से उपग्रह ले जाते हैं? इनसैट परिवार के, इनसैट, ठीक है, इनसैट के उपग्रहों को हम लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, चलो ठीक है, तो फिर हमने बात किया अभी पीएसएलवी और जीएसएलवी की। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जीएसएलवी F1 हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि एजुसैट को लॉन्च किया गया था 2004 में, है ना। एजुसैट आपने सुना ना, एजुसैट का नाम, ठीक है। एजुसैट को लॉन्च किया था हमने। एजुसैट जो है, एजुसैट वो क्या कहा था हमने, एजुसैट जो है हमारे भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है, भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है, कहा था ना हमने। ठीक है, तो चलिए उसको कौन से गाड़ी में या कौन से व्हीकल में ले जाया गया था, जरा देख लेते हैं। कौन से व्हीकल में ले जाया गया था उसको? उनको जीएसएलवी F1 में। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे, एजुसैट को लॉन्च किया गया था 2004 में, ठीक है, जो शैक्षिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उस उपग्रह को यानी कि सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित एजुसैट, तो एजुसैट को कौन से व्हीकल में ले जाया गया था? जीएसएलवी F1, ठीक है, जीएसएलवी F1 इस व्हीकल में, ठीक है, इस व्हीकल में क्या किया गया था? इसको, इस उपग्रह प्रक्षेपण यान में एजुसैट को, है ना, हमने पढ़ा पिछली कक्षा में, एजुसैट को ले जाकर लॉन्च किया गया था। कौन से वर्ष में? 2004 में, जिसे हम शैक्षिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक उपग्रह कहते हैं एजुसैट, जिसे हम कौन से व्हीकल में, कौन से प्रक्षेपण यान में छोड़ा था? जिसको जीएसएलवी F1 में, कोई भूलना नहीं, जीएसएलवी F1 में एजुसैट को क्या किया गया था? छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है, आपको पता है ना, शिक्षा के लिए समर्पित है। ठीक है, और आकाशगंगा के केंद्र के पास, आकाशगंगा के केंद्र के पास हमने क्या पढ़ा था कि एक बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है, जिसकी पुष्टि जापान कियो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। अब बच्चों, भारत ने बहुत सारे
उपग्रह या यान अंतरिक्ष में छोड़े हैं? आपने पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि क्या चंद्रयान के बारे में पढ़ा होगा, मंगलयान के बारे में पढ़ा होगा, है कि नहीं बच्चे, है ना? चंद्रयान के बारे में पढ़ा है आपने, मंगलयान के बारे में पढ़ा है। तो जीसैट भी जरा देख लेते हैं। जीसैट 3 जिसे हम एजुसैट कहते हैं, जिसको हमने GSLV F1 में प्रक्षेपण किया था। ठीक है, GSLV F1 में प्रक्षेपण किया था। जरा देख लीजिए एजुसैट का चित्र। देखो एजुसैट का चित्र है ये, देख रहे हो? हाँ, एजुसैट जिसे हम GSAT-3 भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, एजुसैट जिसे 2004 में शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जिसको कौन ले गया था? GSLV F1, GSLV F1। ठीक है, ठीक। और हमने मंगलयान, है ना, हमारे भारत ने मंगलयान के बारे में आपने पढ़ा है बच्चों? मंगलयान के बारे में पढ़ा है किसी ने? मंगलयान जो हमारे भारत ने 24 सितंबर को 2004 में 24 सितंबर को भारत द्वारा छोड़ा गया था मंगलयान को। ठीक है बच्चों, और मंगलयान बिना किसी रुकावट के पहली ही बार में अंतरिक्ष में पहुंचा, और ये हमारी गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे पहला देश है जो एक ही बार में क्या अपने यान को मंगल तक पहुंचाया। ठीक है, और फिर हमने चंद्रयान के बारे में भी पिछली कक्षा में पढ़ी होगी। चंद्रयान है कि नहीं? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब जो है अगले साल या इस साल के अंत तक हम लोग चंद्रयान 3 को भी क्या करने वाले हैं? लॉन्च करने वाले हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत 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 क्या किया है? उन्नति किया है। भारत ने बहुत ज्यादा उन्नति की है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा मेरे बच्चों? हमने आज पढ़ा क्या? अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उन्नतियां क्या क्या बताई हमने कि भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं वो कौन है? वो विक्रम साराभाई जी है कि नहीं? और उनकी अध्यक्षता में 1962 में इनकोस्पार तथा 1969 में किसका गठन हुआ? इसरो का गठन हुआ, ISRO का गठन हुआ, है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने बहुत सारे अच्छे प्रौद्योगिकी के मुकामों तक पहुंचे। ठीक है बच्चे, प्रौद्योगिकी के मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं। ठीक है, और हमने क्या कहा हमने कि उसके बाद हमने इनसैट, है ना, इनसैट का पूर्ण रूप क्या बताया था हमने? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय संचार उपग्रह, है ना, दूर संवेदी उपग्रह, जिसका नाम हमने क्या बोला? IRS बोला। ऐसे अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली हम भारत ने क्या किया? भारत ने नए नए प्लान्स को तैयार किए। अब इनसैट का कार्य क्या बोला था हमने? इनसैट क्या करते हैं? इनसैट उपग्रह जो है वो दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देते हैं। ठीक है, और IRS का क्या काम बताया? प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर हमने क्या कहा? 2 प्रकार के उपग्रह यान है, ठीक है, जिनकी रूपरेखा भारत ने तैयार की है। वो कौन कौन से हैं? वो है PSLV और GSLV। ठीक है, PSLV क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। और दूसरा कौन सा है? GSLV, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, और PSLV में किस तरह के उपग्रह ले जाए जाते हैं बच्चों? इसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह IRS जैसे उपग्रह ले जाए जाते हैं। और GSLV में हम कौन से उपग्रह ले जाते हैं? जिसे हम भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। इसमें हम इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्या? सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह GSLV F1 ने किसको छोड़ा था? एजुसैट को, भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है।
आज के लिए इतना ही, जाइए मत। अगली कक्षा में जब आप आओगे तो आप ये सब पढ़कर आना, क्योंकि इनमें से 10 प्रश्न मैं पूछूंगी और मुझे आप बताइए कितने बच्चों के पूरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब जाइए मत। अब हम छोटी सी एक बात बोलते हैं, जनरल नॉलेज की एक बात बोल देते हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चों, आपको पता है मेरे बच्चों की हमारे जो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना? हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अब इन भाषाओं में सबसे पुराने 2 भाषाएं हैं। सबसे पुरानी 2 भाषाएं हैं। किसी को पता है वो दोनों 2 पुरानी भाषाएं कौन कौन सी है? बहुत पुरानी भाषाएं हैं 2। किसी को पता है? पता है किसी को? 2 बहुत पुरानी भाषाएं हैं। हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उसमें 2 पुरानी भाषाएं बोलते हैं जिसे हम, एक तो हमारी राजभाषा है ना? हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चे? हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ना? ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये देखो 2 प्राचीन भाषाएं हैं ये। एक है संस्कृत और दूसरा तमिल। ये दोनों बहुत प्राचीन भाषाएं मानी जाती है, संस्कृत और तमिल। संस्कृत और तमिल। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ी देर बात कर लेते हैं, संस्कृत और तमिल के बारे में। संस्कृत भाषा, पहले हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं। संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। देव भाषा क्यों? क्योंकि ये मानना है कि जो देवता लोग थे वो लोग इसी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में तमाम यूरोपीय भाषाएं प्रेरित है, यानी कि दुनिया भर में फैले तमाम विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संस्कृत को प्राचीन भाषा मानते हैं। ठीक है, दुनिया की तमाम भाषाएं कहीं ना कहीं संस्कृत से ही निकली है या उसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत आज भी हमारी राजभाषा है मेरे बच्चों, राजभाषा। मैंने राष्ट्रभाषा नहीं बोला, ठीक है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और राजभाषा जो है संस्कृत मानी जाती है। वर्तमान समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा की बजाय केवल पूजा, हम आपको पता है ना, पूजा पाठ के समय हम लोग कर्मकांड के समय ही संस्कृत का प्रयोग करते हैं आजकल। संस्कृत में बहुत सारे रचनाएं रची गई है, जैसे कि महाकाव्य, रामायण, महाभारत, कुमार संभव, ऐसे सब बहुत बड़े बड़े क्या रचे गए हैं, बहुत सारे महाकाव्य संस्कृत भाषा में रचे गए हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो संस्कृत जो है बहुत ही एक महान भाषा है, हमारी प्राचीन भाषा है, इसे हम देव भाषा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये देखो, ये तमिल भाषा, ये भी बहुत प्राचीन भाषा है। ठीक है, तमिल भाषा द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे 5000 साल पहले बोली जाती थी। यह भाषा भारत में, श्रीलंका में, सिंगापुर, मलेशिया ऐसे राज्यों पर बोली जाती है। तमिल भाषा में भी बड़े बड़े महाकाव्य रचे गए, जैसे कि शिलपतिकारम, मणिमेखले, शिव चिंतामणि जैसे बहुत महान महान कवियां भी आए, संगम कृतियां की जिन्होंने। ठीक है, और बहुत ही महाकाव्य भी इन दोनों भाषाओं में रचे गए। तो कोई अगर आपसे पूछे भारत के सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी है, तो आप बता दीजिए सबसे प्राचीन 2 भाषाएं हैं, वो है संस्कृत और तमिल। ठीक है बच्चे, और इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।